गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने मैट्रिक्स में सवाल कर लिए हैं 74। अब हम 75 पे, क्वेश्चन नंबर 75। कमाल है, जबरदस्त है, गजब सवाल है। देखने में ही लग रहा होगा आपको कि अल्टीमेट सवाल है। ट्राई करो, फिर शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू 0 दी गई है, बताइए n कितना होगा। इसकी वैल्यू 0 दी गई है, बताओ n कितना होगा। राधे राधे। ये थोड़ा सा लंबा है, मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ट्राई कर लो। पहले आप लोग अपनी तरफ से एक प्रयास जरूर करो, कर तो सकते ही हो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी का कोई मान चिपका दो, एबीसी का मान चिपका दो और एन का मान निकाल दो। बहुत सिंपल सा है, इतना खेल खेलने की जरूरत नहीं है। मेन तरीका जो है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काहे दिमाग लगाएं। एबीसी का मान रखो, सॉल्व कर लो, एन का मान बाहर आ जाएगा। बेस्ट काम करेगा ये। हाँ, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। आप देखो तो -1 की पावर n जो है वो नीचे से कॉमन है। ये देखो, -1 की पावर n कॉमन है। जैसे ये रहा, ये है -1 की पावर n+2 है, तो n+2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू -1 की पावर 2। अब -1 की पावर 2 तो +1 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली -1 की पावर n ही है, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, ऐसे ये है, इसे देखें तो -1 की पावर n+1 है, तो ये हो गया -1 की पावर n और इंटू -1 की पावर 1। -1 की पावर 1 यानी माइनस, ये माइनस बाहर आ गया, और ये माइनस b को दे दो, और माइनस की पावर n जो है वो कॉमन निकाल लो। थर्ड रो में से -1 की पावर n कॉमन निकालने पर a +1 a -1 b +1 b -1 c -1 और c +1, और -1 की पावर n बाहर निकाल लिया। a +1 b +1 c -1, a -1 b -1 c +1। ये a हो गया, ये -b हो गया, और ये वाला c हो गया। ठीक है, अभी हो गया। अब एबीसी का मान रख लो, एबीसी का मान रख लो, और ये बराबर में दिया हुआ 0। एबीसी का कोई भी मान रखने पर a 0 ले लो, b 1 ले लो, c 2 ले लो। a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर भी 1, क्योंकि यहाँ कोई एबीसी का फर्क पड़ नहीं रहा, तो a0 b1 c1 लेने पर 0 -1 1 1 2 0 -1 0 2 -1 की पावर n 0, a का मान 0 है तो इसलिए 1 -1 0 2 0 -1, ये आ जाएगा c का मान 1, तो 0 2 1 बराबर दिया 0। सारणी का मान निकाल लो, ये तो 0 है ही, -1
ये कट गया माइनस का 2, 0 माइनस 1, ये कैंसिल, 0 माइनस 2, ये पहले वाली सारणी का मान हो गया, प्लस माइनस 1 की पावर n, ये दूसरे वाले सारणी का मान 1, 0 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1, 0 0, ये आ जाएगा प्लस 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 इंटू माइनस 1 की पावर n, और यहाँ आ गया 2 प्लस 2, ये 4 हो गया। पूरे सवाल में 4 का भाग देने पर ये हो गया 1 प्लस माइनस 1 की पावर n बराबर 0, माइनस 1 की पावर n बराबर माइनस 1। अब माइनस 1 की कौन सी पावर करने पर माइनस 1 आएगा, माइनस 1 की किस पावर पे माइनस 1 आएगा? तो जवाब है विषम पावर पे, n विषम होना चाहिए, n जो है विषम, एनी ऑड नंबर, कोई भी विषम संख्या हो, ठीक है ना। मैन तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैन तरीके से भी सेम है, ये दोनों सारणी के सेम बन जाएंगी। कैसे बनेंगी, ध्यान से देखो तो काफी चीजें कॉमन है, काफी चीजें कॉमन है। ये तो हमने बनाई ली है यहाँ पे ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो सारणिक है, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का कॉलम, इसका कॉलम देखो ए बी सी है और इसकी पंक्ति ए माइनस बी सी है ना। तो जैसे ट्रांसपोज करोगे तो ये भी जो कॉलम है ये रो में आ जाएंगे, और फिर थोड़ा सा नियम लगाओगे और आपको ये एक जैसा दिखने लग जाएगा, फिर ये आपका कॉमन आ जाएगा और फिर यही वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। और देख भी सकते हो कि दोनों का आंसर 4 आया था, इसका आंसर भी 4 था, इसका आंसर भी 4 था। इसका मतलब ये दोनों सारणी के सिर्फ दिखने में एक बार अलग है, थोड़े से गुणधर्म लगाओगे दोनों सेम हो जाएंगे, थोड़े से गुणधर्म लगाओगे दोनों सेम हो जाएंगे। वैसे भी मोटा मोटी तो सेम ही दिख रही है, मोटा मोटी सेम ही दिख रही है, थोड़ा सा गुणधर्म लगाओगे सेम दिखने लग जाएंगे, ट्रांसपोज करते ही सेम दिखने लग जाएगी। ट्रांसपोज करोगे तो ये वाली फर्स्ट रो, हाँ थोड़ा सा रो को ऊपर नीचे और करोगे सेम दिखने लग जाएगी, फिर कॉमन निकाल लेना और उसके बाद में ये वाला तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जोड़ 0 है, ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस बार आप मामला फंस गया, ये बार तो फंस गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0 है, एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ईशा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या आपने जिनका को वर्ग करके जोड़ना पर 0 आ जावे है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है आपने ईशा वो जिशा मांगे बिशा मिल जी। ए तो लियो आइटा, ठीक है, बी ले लो 1 और सी ले लो 0, लो करो मौज, एकदम सही है। ए आइटा ले लो, बी 1 ले लो, सी 0 ले लो, आइटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बी का सी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, सबका जोड़ 0 आ जाएगा। परफेक्ट नंबर मिल गए। अब ये मान यहां रखो, सॉल्व करो और के का मान निकालो, है ना। भाई शर्त पूरी करनी थी ना, ये जो शर्त बनाई है ये भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो एबीसी इस तरीके से मानने पड़ेंगे, अगर एबीसी मानते भी हैं तो इस तरीके से मानने पड़ेंगे। अच्छा नॉन जीरो लेने हैं, आओ नॉन जीरो भी मिल जी यार, नॉन जीरो भी मिल जाएगा, नॉन जीरो, एक जीरो नहीं चाहिए। वो भी मिल जैसे 3 आइटा, बी बराबर 4 आइटा, सी बराबर 5। अब तो डन है, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर होते 4 हो जाएगा 2 का। अब देखो 2 आइटा 2 2, हाँ 2 आइटा 2 2 भी हो जाएगा, वो ठीक है, वो ठीक है। तुम्हारे वाला ज्यादा ठीक है यार, ये ज्यादा सही है।
ए बराबर 2 आइटा ना यार बैठे को नहीं, फिर 480 वो भी 480, 4 4 8 आ जैसी वो बैठे को नहीं, 2 आइटा 2 2 बैठे को नहीं, क्योंकि 2 आइटा से आ जाएगा 4 आइटा, यानी 4 आइटा स्क्वायर यानी -4, और वो आ जाएगा 4 और 4 8, और 8 और ये कटेगा नहीं, नहीं वही ठीक है। ए बराबर 3 आइटा, बी बराबर 4 आइटा, सी बराबर 5 आइटा, 5 आइटा नहीं खाली 5, ये काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। 2 आइटा 2 2 जो है ना वो काम नहीं करेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 9 आइटा स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस का 25, -25, ए बी ये हो गया माइनस का 12, फिर आ जाएगा ए सी ये हो गया 15 आइटा, फिर ए बी -12 15 आइटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 25 -3 16, 25 -9 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 -16 -7, और बी सी 20 आइटा 20 आइटा, के इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी माइनस का 9, बी स्क्वायर यानी माइनस का 16, सी स्क्वायर यानी 25। अच्छा 25 की जगह, अच्छा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ऊपर, ये गड़बड़ कर दिया, फिर ये लास्ट वाला, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस का 25, ये -25 आएगा, और ये वाला बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो 25 में से 16 गए 9, ये 9 आ जाएगा। अब ठीक है, अब कुछ कॉमन है वो निकाल लो, जैसे यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 का पहाड़ा, यहाँ पे 4 का पहाड़ा, यहाँ 5 का पहाड़ा, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, सेकंड कॉलम से 4 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो, तो 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 को ये आ गया 3 -4 5 आएगा, 4 से करते ही -3 4 5 आएगा, 5 से करते ही 3 आएगा, 4 आएगा -5 हो गया, 9 इंटू 16 इंटू 25 इंटू की, तो ये 5 से 25 5, 4 से 16 4, 3 से 9, अभी और कॉमन आ रहे हैं, मजा आ गया, और भी कॉमन है, 3 4 5, ठीक, अभी लो 3 4 और 5 कॉमन, ये रहा, ये निश्चित तौर पे कोई आईआईटी वालों का सवाल है, पक्की बात है, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी मतलब श्रद्धा जो है वो आईआईटी वालों में देखने को मिलेगी, इतना बढ़िया सवाल बनाएंगे तो आईआईटी वाले ही बनाएंगे।
-1 +1 -1 फिर आयटा -1 माइनस आयटा माइनस आयटा माइनस आयटा बराबर में के। तो ये हो गया। अच्छा किए तो चल ही रहा है। 0 2 + 2 4। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल है। ये सममित मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक थी ये सिमेट्रिक थी। हाँ बिल्कुल, उससे भी हो जाता है ना। हाँ सही कहा। और सरस्वती कह रही है उससे आराम से हो जाता अगर हम इसको ऐसे करते कि b² + c² का मान यहां से रख देते। b² + c² बराबर हो जाता -a² और c² + a² बराबर हो जाता -b² और a² + b² बराबर हो जाता -c²। और अगर हम ये करते तो भी आराम से हो जाता यार। अब तो मान रखने जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात कह रहे, एकदम सही बात। ऐसा रखते तो यहाँ से a कॉमन आ गया, यहाँ से b कॉमन आ गया, यहाँ से c आ गया। रो 1 से a, रो 2 से b, रो 3 से c। फिर कॉलम से a कॉमन, कॉलम से b कॉमन, कॉलम से c कॉमन। और ऐसा करते तो बाहर आ जाता a², b² c² बाहर, और अंदर ये हो जाता -1 1 1 1 -1 1 1 -1 और बराबर में आपका हो जाता k × a² b² c²। इसका मान 4 आ जाता। 4a² b² c² बराबर k × a² b²। ध्यान आएगा नहीं तो है ना, k बराबर 4। तो समय पे ध्यान आए, ये भी तो बड़ी बात है ना। समय रहते याद आए, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है। बाद में इसी के लिए तो सारी ट्रेनिंग रहती है कि भाई समय पे चीजें याद आ जाए, उस टाइम याद आ जाए जब जरूरत हो। बाद में याद आती रहे फिर किस काम की, है ना। पहले तो हमने इतना सारा बिखेर लिया, उस समय अगर ये याद आ जाता तो शायद बहुत छोटा हो जाता। कोई ना, ये सीख आगे काम आएगी। आगे बढ़ते हैं सिस्टम के सॉल्यूशन पे। एक सवाल अब जो पढ़ने जा रहे हैं इन पे आएगा, एक सवाल पक्का। एक तो जो भी सारणिक पढ़ी थी उस पे डेफिनेटली एक सारणिक से जुड़ा हुआ सवाल हर हाल में आएगा, हर हाल में एक सवाल तो हर साल में पक्का आएगा। और एक सवाल अब इन जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिन सवालों की अनंत हल है, इकलौते हल है, कोई हल नहीं है, इस टाइप के सवालों की जगह है। इसको हम क्रेमर रूल से करेंगे, है ना। इन सबको हम क्रेमर रूल से करेंगे। क्रेमर रूल ने क्या कहा था कि आप डेल्टा निकाल लो पहले, सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकालो और डेल्टा की वैल्यू को पता करो कि डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है या 0 है। 0 नहीं है या 0 है, दोनों में से कोई तो होगी, या तो 0 नहीं होगी या 0 होगी। और अगर 0 है, अगर 0 है तो फिर इसका मतलब इस समस्या के अद्वितीय हल है, इस समस्या के इकलौते हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर डेल्टा 0 आ जाता है तो फिर दो संभावनाएं और आगे बनेगी कि आप डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का मान निकालो। डेल्टा का मान है डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, इनके मान निकालो। इनके मानों को देखो कि इनकी क्या स्थिति है, इनके मानों को निकालो और देखो इनकी क्या स्थिति है। अगर ये सबके सब 0 हैं, सबके सब 0 हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबके सब 0 हैं, सबके सब, तो फिर अनंत हल। लेकिन पहले डेल्टा निकालना है, पहले डेल्टा निकालना। डेल्टा निकालने के बाद में इस क्लास में या इस क्लास में जाना, फिर इस क्लास में जाने के बाद में फिर आगे की स्थिति है। ऐसा हुआ तो अनंत हल है। और अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ गया, कम से कम एक,
चाहे वो डेल्टा 1 हो, चाहे वो डेल्टा 2 हो, चाहे वो डेल्टा 3 हो, एक भी 0 नहीं आया तो फिर कोई हल नहीं है, इस समस्या का कोई हल होगा ही नहीं। और समीकरण सिद्धांत में हमेशा 3 ही प्रकार के हल होते हैं, या तो इकलौता जोड़ा आता है, या अनंत जोड़े आते हैं, या कोई जोड़ा नहीं आता। कभी भी 2 आंसर या 3 आंसर या 5 आंसर नहीं आ सकते, या तो इकलौता आंसर आएगा, या अनंत आंसर आएंगे, या फिर कोई आंसर नहीं आएगा। तो जैसे क्वेश्चन में द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस समस्या के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो 2-3 ऑप्शन तो आप यहीं से काट सकते हो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने हल होंगे, 3 हल नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते 3 हल, 2 हल नहीं हो सकते, हल सिर्फ 3 हो सकते हैं, कोई हल नहीं, 0 हल, एक हल, इकलौता हल, यूनिक सॉल्यूशन एक, या फिर अनंत, और फिर आते जाएंगे। 2, 3, 4 सॉल्यूशन नहीं हो सकते, 2 नहीं आ सकते। कोई समीकरण निकाय है, उसके कहेंगे 2 आंसर आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर अनंत आएंगे, या तो इकलौता आएगा, या एक भी नहीं आएगा, और या फिर अनंत आएंगे। ऐसा नहीं कि 2 सॉल्यूशन आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, नहीं, फिर वो नहीं आ सकते। तो आ जाओ, किसके कितने सॉल्यूशन है, तो पहले डेल्टा का मान निकालते हैं। डेल्टा तय करेगा, डेल्टा होता है जो एक्स वाई जेड का गुणांक वाली सारणिक है उसका मान, डेल्टा 2 1 1 1 -3 4 -1 2 -3 -1 2 -3। अब इसका विस्तार कर लो, ये हो गया 9, ये हो गया 8 2 -1 -3 -5 +5, ये हो गया 4, और इधर ले गए 4 और 3 7 -7, डेल्टा 0 आ गया। डन। इसका मतलब इकलौता हल तो नहीं है, एक हल तो नहीं है, कट, एक हल भी कट, एक हल तो नहीं है क्योंकि डेल्टा का मान 0 आ गया, इसका मतलब एक हल नहीं है। या तो अब अनंत हल है या 0 हल है, या तो अनंत हल है या 0 हल है। अनंत हल इसमें दिए नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन, इसका मतलब ये हो गया। आंसर पे तो पहुंच गए, प्रूफ भी कर देंगे, आंसर पे तो पहुंच गए, क्योंकि एक हल होगा नहीं, क्योंकि डेल्टा का मान 0 आ गया, इसका मतलब एक हल तो नहीं है। डेल्टा 0 ना आता तब एक हल होता, मतलब अनंत इकलौता हल तब होता। अब डेल्टा 0 आ गया, इसका मतलब या तो 0 हल होंगे या अनंत हल होंगे, या तो अनंत या 0 में से कोई होगा। अनंत दे नहीं रखा ऑप्शन में, इसका मतलब 0 ही बचा। बाकी दिखा भी देते हैं कि 0 हल होगा, इसका मतलब एक डेल्टा ऐसी जरूर है इसमें जिसका मान 0 नहीं है। हम डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। अब इनको याद रखिएगा कैसे बनती है डेल्टा 1, कैसे बनती है डेल्टा 1, कैसे बनती है डेल्टा 1 बनती है एक्स वालों से, डेल्टा 2 बनती है वाई वालों से, डेल्टा 3 बनती है जेड वालों से, डेल्टा 1 बनती है एक्स वालों से। इस लेक्चर को अच्छे से यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है, यहाँ पे भी करवाया हुआ है, यहाँ पे भी सवाल भी करवा रहा हूँ, अच्छे से कर लेना। एक सवाल की गारंटी है, एक सवाल इस पे से आता ही आता है पेपर में, एक सवाल हमेशा आया है, हमेशा। कोई भर्ती नहीं हुई जिसमें ऐसा सवाल आया ही ना हो कि अनंत हल है, इकलौते हल है, सुसंगत हल है, संगत हल है। इस टाइप का एक सवाल जगह पकड़ता ही पकड़ता है। सिर्फ कॉलम 1 को आपको हटा देना है, और इस कॉलम 1 को इसको लाके यहाँ चिपका देना है। 7 1 5 1 -3 4 -1 2 -3। विस्तार कर लो, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये आ गया 7। एक आ गया जो कि 0 नहीं है। ये लो, एक सारणिक है जो 0 नहीं है। डेल्टा 0 था, डेल्टा 0 था,
और फिर इसमें आगे आए तो पता चला डेल्टा वन ऐसा है जो जीरो नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जीरो हल है, एक भी हल विद्यमान, गिनती के हिसाब से जीरो हल है। जीरो हल का मतलब ये नहीं कि एक्स वाई जेड का मान जीरो है, जीरो हल का मतलब जो हल आएंगे एक्स वाई जेड के, जो आंसर आएंगे उनकी काउंटिंग करेंगे तो सिर्फ एक भी उत्तर नहीं है, उत्तरों की संख्या जीरो है, एक भी उत्तर नहीं आएगा। अगला, इस प्रॉब्लम के यूनिक सॉल्यूशन है, इस समस्या के यूनिक सॉल्यूशन है मतलब अद्वितीय हल है, तो बताओ के का मान क्या होगा। इस समस्या के अद्वितीय हल है, इस समस्या के इकलौते हल हैं, अद्वितीय हल हैं, एक ही हल है, तो बताओ के का मान क्या होगा। ये रहा के। इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा, प्लीज अच्छे से करिएगा। एक सवाल फिक्स है, एक सवाल सारणिक का फिक्स है और एक सवाल इसका फिक्स है। यहाँ एक एक करके जोड़ो, और आराम से 60 सवाल तो मिल ही जा सीधा ने, 40% तो आराम से हो जाए राजी खुशी। और आप मत सोचो कि भाई फिक्स है, मजबूरी है बेचारा की, के दे से सारणिक में क्या देगा, सारणिक में क्या देगा, सारणिक का मान का सवाल देगा बस। वो भी मजबूर है, ऐसा नहीं है कि वो, उसको पता चल गया कि अमित जी को पता चल गया कि पैटर्न पकड़ में आ गया, चेंज कर ले चेंज। सारणिक में क्या देगा, देगा तो सारणिक का मान ही, समीकरण सिद्धांत में यही देगा, इसके अलावा क्या देगा। तो कुछ कई जगह ऐसी है, पेपर बनाने वाले की भी मजबूरी है कि देना वही पड़ेगा, पता होना या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पता चल भी गया तो भी उसे वहीं से बनाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है मतलब डेल्टा जीरो नहीं है, यानी डेल्टा जीरो नहीं है। के जीरो नहीं होना चाहिए, के जीरो नहीं होना चाहिए, तो जिस जिस में जीरो आ रहा है उसको छोड़ दो, जहां जहां जीरो आ रहा है उसको छोड़ दो। देखो जीरो यहां आएगा, अच्छा ये तो हो ही गया, मिल ही गया, ठीक है बढ़िया। कई बार घुमा के पूछे, तो जहां जहां पे जीरो आए उसको छोड़ देना, तो बढ़िया काम है। ये हो गया के नॉट इक्वल्स टू जीरो, के जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा चाहे कुछ भी हो, जीरो के अलावा के जीरो नहीं होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जरूरत है कि के नॉट इक्वल्स टू जीरो, के जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा चाहे कुछ भी हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो, जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा बाकी ऑप्शन क्यों गलत हुए, बाकी ऑप्शन क्यों गलत हुए, क्यों बाकी सारे ऑप्शन में जीरो आ रहा है। देखो डी में जीरो आ रहा है, डी इसलिए गलत हुआ। बी क्यों गलत हुआ, क्योंकि बी में भी जीरो आ रहा है, -1 से +1 तक जाओगे तो बीच में जीरो आएगा, इसलिए गलत हुआ। सी गलत क्यों हुआ, सी में भी वही दिक्कत है, -2 से +2 तक जाओगे तो बीच में जीरो आएगा, तो इन सब में जीरो शामिल है, और आंसर कह रहा है कि जीरो आना ही नहीं चाहिए, और इन सब में जीरो है, इसलिए ये सब गलत है। सही कौन सा है, के नॉट इक्वल्स टू जीरो, जो के जीरो के बराबर नहीं। ठीक है, आ जाओ।
अब आगे लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, यह निकाय असंगत है। असंगत होने का मतलब है कि हलों की संख्या 0 है, कोई हल नहीं है। क्योंकि इकलौता हल आना या अनंत हल आना, दोनों ही केस में हम कहते हैं संगत, संगत निकाय, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तब कहते हैं जब आंसर आता है, चाहे इकलौता आए चाहे अनंत आए, वो संगत में है। असंगत या इनकंसिस्टेंट तब कहते हैं जब कोई हल नहीं हो। और कोई हल नहीं हो, इसकी शर्त क्या होती है? कोई हल नहीं होने की पहली शर्त तो होती है कि डेल्टा 0 आना चाहिए। नंबर 1, कम से कम एक डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3, कोई ना कोई एक डेल्टा आई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दो बातें सत्य होनी चाहिए। ये कह रहा है कि बताओ के किस मान के लिए ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब असंगत है। और असंगत तब होता है जब कोई हल नहीं होता। संगत है, हल हो, इकलौता हल हो चाहे हल हो, चाहे अनंत हल हो, वो सब संगत में आता है। उत्तर तो आ रहा है ना, इकलौता आए चाहे अनंत आए, उत्तर आ रहा है ना, मतलब संगत है, कंसिस्टेंट है। उत्तर न आए मतलब 0 सॉल्यूशन, उसे कहते हैं असंगत। तो पहले पहली शर्त पूरी करवाते हैं, इससे डेल्टा 0 लगवाते हैं। और इन समीकरण को थोड़ा सा पूरा करके भी लिखते हैं, क्योंकि सीधा जेड लिखा हुआ है, एक्स नहीं लिखा हुआ। तो इसको कर दिया 0x प्लस 0y। ये लो समीकरण पूरी होगी। इस समीकरण को भी पूरा करके लिख लें, इसमें y नहीं लिखा हुआ, ये लो 0y जोड़ दो, हो गया। अब थोड़ा क्रम से लिखना, क्योंकि आगे पीछे लिखे हुए हैं, क्रम से लिखना। पहले x का गुणांक, फिर y का गुणांक, और फिर z का गुणांक। x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। x का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक बराबर 0। ये 0, जीरो माइनस के दो मान है। टिक लगाने से पहले रुको, टिक ना लगा देना। दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है, इसके लिए एक शर्त और है कि एक एक डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से एटलीस्ट कम से कम एक सारणिक ऐसी होनी चाहिए जिसका मान 0 ना आए। तो डेल्टा 1 निकालते है ना, क्योंकि अगर सारी की सारी 0 होंगी, अगर सारी की सारी 0 हो गई, सारी की सारी अगर 0 हो गई तो अनंत हल हो जाएंगे। और अनंत हल होते ही ये फिर असंगत नहीं रहेगा, संगत हो जाएगा। इसलिए एक डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से एक सारणिक ऐसी होनी चाहिए, कम से कम एक, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो ऐसी होनी चाहिए जिसका मान 0 न आता हो। तो डेल्टा 1 ट्राई करके देखते हैं। तो डेल्टा 1 एक्स से बनेगी, एक्स वाले को हटा दो, उसकी जगह 130 लिख दो, 130। फिर वाई वाली ले लो तो 200, फिर जेड वाली ले लो, -3 k+3 और 1। मान निकालो। ले लो,
0 0 3 और 0। आंसर -6 आ रहा है। -6 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। के का मान -12 भी सही है और के का मान -3 भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा कह रहा है। ऑप्शन सिर्फ -3 का है, गलत दोनों ही नहीं है। ये मत सोचना ये वाला गलत है वो वाला गलत है ना, दोनों ही सही है। के बराबर -12 भी सही है और के बराबर -3 भी, दोनों सही है। क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है ये इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि के का कौन सा मान गलत है और कौन सा मान सही है। डेल्टा 1 आपका 0 नहीं आ रहा है, डेल्टा 1 आपका के हर मान के लिए 0 नहीं आ रहा है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता फिर डेल्टा थ्री 0 आ जाए मत आए क्या फर्क पड़ता है। डेल्टा 1 तो 0 नहीं है ना, डेल्टा 1 तो 0 नहीं है, बात खत्म। डेल्टा 0 है और डेल्टा के बराबर -12 और -3 दोनों के लिए 0 होगा, तो डेल्टा आपका 0 हो गया। डेल्टा 1 आपका हर हाल में 0 होगा, 0 नहीं होगा, डेल्टा 1 आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कंफर्म है कि के का मान -3 और -12 दोनों सही है। के बराबर -12 आने पे सॉल्यूशन आएगा, कैसे? के बराबर -12 पे सॉल्यूशन कैसे आएगा, चलो बात करते हैं। क्या गलती है? के बराबर -12 के ऊपर डेल्टा तो 0 आएगा, ये बात तो पक्की है कि के का मान -12 रखते ही ये 0 आएगा, यानी के -12 पर डेल्टा 0 आएगा। ठीक है, रखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे गणित थोड़ी झूठ बोलेगी, नियम थोड़ी झूठ बोलेंगे। के का मान -12 रखा, डेल्टा 0 आ गया, डेल्टा 0 आ गया। डेल्टा 1, डेल्टा 1, डेल्टा 1 के का मान चाहे कुछ भी रखो, डेल्टा 1 0 नहीं आएगा। डेल्टा 1 0 नहीं आएगा। अब डेल्टा 0 नहीं आता है अगर, तो इसका मतलब अद्वितीय हल तो है नहीं, अद्वितीय हल तो है नहीं, ये वाली लाइन तो कट गई। क्योंकि डेल्टा 0 आ रहा है इसका मतलब अद्वितीय हल है नहीं, मतलब इकलौता हल तो है नहीं, ये बात तो कट। इस लाइन में आ गए, इस लाइन में डेल्टा 1 0 नहीं आया है, नहीं आया इसका मतलब अनंत हल भी नहीं है, ना तो इकलौता हल है ना अनंत हल है, तो फिर क्या बचा? कोई हल नहीं, मतलब असंगत। ठीक है ना। चलो अगला सवाल। If S is the set of distinct value of B for which the following system of linear equation, no solution, कोई solution ना हो, no solution। नो सॉल्यूशन की फिर वही शर्त, डेल्टा 0 नहीं आना चाहिए, डेल्टा 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा एस क्या है इसका, थोड़ा नाम डाला गया, एस इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बी के वो अलग अलग मान कितने होंगे, बी के वो अलग अलग मान कितने होंगे कि इससे इसका हल नो सॉल्यूशन हो जाए, मतलब कोई हल ना हो, ये स्थिति आ जाए तो बी कितने होंगे, कोई हल ना हो, ऐसी स्थिति में बी के कितने मान आएंगे। पहला आंसर कह रहा है सिंगलटन, मतलब एक आंसर ही आएगा, एक ही बी का मान आएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि कोई नहीं आएगा, सी कह रहा है अनंत मान आएंगे,
डी कह रहा है 2 या 2 से ज्यादा आएंगे, कितने बी के मान आएंगे? बी के इस समीकरण के कोई हल न होने की स्थिति में बी के कितने मान आएंगे? एक मान आएगा यानी सिंगलटन, कोई नहीं आएगा मतलब खाली, इनफाइनाइट अनंत आएंगे तो सी, और चौथा है हमारा फाइनाइट सेट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा की बोल रहे हैं। तो पहले डेल्टा कोई हल नहीं है, इसका मतलब डेल्टा का मान 0 है। कंफर्म है कि डेल्टा 0 है। डेल्टा 0 है। एक ए, एक ए बी, एक ए बी, एक एक एक, जीरो, एक ए बी, एक एक। यहाँ तो ये बता रहा है कि 2 मान आएंगे, लेकिन रुको, अभी कंफर्मेशन करना है। फिलहाल तो दिख रहा है कि 2 आंसर आएंगे, एक तो 0 और एक 2। एक तो 0 आएगा और एक 2 आएगा, एक 0 और एक 2। लेकिन अभी नहीं, कोई हल नहीं होने की एक एक शर्त और है कि कोई ना कोई डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, कम से कम एक बंदा नॉन जीरो भी होना चाहिए। एक बंदा नॉन जीरो भी होना चाहिए, वो भी तो निकालो, है ना? वो भी निकालो कि कोई ना कोई एक भाई नॉन जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा 1 ट्राई करो पहले। डेल्टा 1, 1 1 0, 1 1 0, 1 ए बी, 1 ए बी, 1 1 1, 1 1 0, 1 ए बी, 1 1 1। ये आ गया ए माइनस बी, माइनस 1, 1 माइनस 0, प्लस, ये तो ए के मान आए हैं, बी का तो कोई मान अभी आया ही नहीं है। बी का तो अभी कोई मान आया ही नहीं है, क्योंकि बी अभी ए के रिलेशन में आएगा। तो ये आ जाएगा आपका, ये कट गया, और बी, फिर 1, बी माइनस 0, और यहाँ से भी आपका ये माइनस बी प्लस बी कट गया, और ये माइनस 1 आ गया, ए माइनस 1 आ गया। सही है, कैलकुलेशन पार्ट सही है। ये ए माइनस 1 आ गया। ए की वैल्यू 1 आ सी है, एक बार चेक कर लूँ मैं। यो 1 क्या से है? अच्छा 1 तो आसी, ऑप्शन सूट कर रहे हो। मैं की गड़बड़ कर दी, ए माइनस बी माइनस 1, 1 माइनस ए, ये मैं कोई कम ज़्यादा काट दी, ए माइनस बी। अच्छा ये यहाँ गड़बड़ हो गया लगता है। ये ए माइनस बी माइनस 1 प्लस ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, और ये बी से बी कट गया, और ये आ गया माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 1, जिससे ये होल स्क्वायर बन, माइनस से गुणा करने पर। ठीक है, गलती 8 होगी, ए को एक ही मान आ रहे,
लेकिन ए का मान की बात ही कौन चाह रही, बात चल रही है बी के मान की। तो इसका मतलब है बी का मान चाहे कुछ भी हो, बी का मान चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो कंफर्म होता है कि बी के अनंत मान है, यहाँ तो कंफर्म होता है कि बी चाहे जो लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा जीरो आएगा ही आएगा। यानी यहां तक तो कंफर्म हो गया कि बी के अनंत मान संभव है। इस बात से क्लियर होगी कि बी भाड़ में जाए, चाहे बी कुछ भी कर ले, सब सही है। कुछ भी कर ले, बी चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी बी के मान रख दो, डेल्टा तो जीरो आएगा। लेकिन सिर्फ डेल्टा जीरो आना जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे और है, इसके कोई हल नहीं होने चाहिए। अब डेल्टा वन ले लो, डेल्टा वन जीरो आ गया, क्योंकि ए का मान एक है, डेल्टा वन जीरो आ गया। तो अभी कोई फायदा नहीं हुआ। डेल्टा टू पे चलो, क्योंकि हमें एक नॉन जीरो भी चाहिए, हमें एक नॉन जीरो भी चाहिए। अब वाई वाली तो 1 1 ए 1 1 0 1 1 1। अभी साफ दिख रही है क्या, 0 80 एकदम पक्का। अभी 0 80, अभी निहाल कौन करे, क्योंकि आई खाता निहाल कौन करे, ए को मान एक रक्षा, कॉलम नंबर एक और कॉलम नंबर 3 सेम 80 और 0 80, बात खत्म, कोई मतलब नहीं है। डेल्टा टू भी जीरो आएगी, यहाँ से भी हाथ खाली है। डेल्टा थ्री, डेल्टा थ्री, डेल्टा थ्री जेड वाला हो गया 1 1 ए 1 ए बी और 1 1 0 1 1 0 1 1 ए 1 ए बी और 1 1 0। आखिरी उम्मीद तुम हो। 0 माइनस बी 1 0 माइनस बी माइनस 1 0 माइनस ए प्लस 1 बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर, और ये भी 0। इसका मतलब सब 0 है, तो कोई हल ना हो ऐसा नहीं होगा। इसके हल, कोई हल ना हो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं। जो ये बोल रहा है ऐसा संभव ही नहीं है। कोई हल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा कोई भी है ही नहीं जो इसको कोई हल ना बना सके, है ना। तो इसका मतलब है खाली सेट, एन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे क्या लॉजिक फंसा, थोड़े से लॉजिक को समझो कि यहाँ लॉजिक फंसा क्या। हाँ ये 0 का यहाँ मान रख के देख लो, ठीक है। आज जो लॉजिक क्या फंसा पहले उसकी बात कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसमें लॉजिक क्या फंसा वो देखो। लॉजिक ये फंसा कि इसने कहा कि कोई हल नहीं है, वो बी बताइए कि इस समस्या का कोई हल ना हो ऐसा हो जाए। तो पता चल रहा है कि ये समस्या का कोई हल ना हो ऐसा ये समस्या है ही नहीं। ये समस्या तो अनंत हल की है, तो अनंत हल की है तो कोई हल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता तो ऐसा बी भी नहीं हो सकता। फिर जब कोई हल ना हो, ये संभव ही नहीं है, तो ऐसा कोई बी भी नहीं है। ये खाली, ठीक है ना, समझ गए। तो इस वजह से कोई हल ना हो ऐसी स्थिति बन ही नहीं रही है, कोई हल ना हो ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, अनंत हल की स्थिति बन रही है। यानी ऐसा कोई बी आ ही नहीं सकता जो उसको बचा ले। कोई बी ऐसा है ही नहीं जो आ जाए और बचा ले, और कोई हल ना हो ऐसा बना दे। क्योंकि डेल्टा वन जीरो आ रहा है, हर केस में आ रहा है। डेल्टा टू हर केस में जीरो आ रहा है, डेल्टा थ्री हर केस में जीरो आ रहा है, और डेल्टा जीरो आ रहा है। यानी बी नहीं बचा सकता। हाँ ए जरूर बचा सकता था, ए जरूर इसको बचा सकता था। अगर ए पे धर्मदारी डाल देते, ए बचा के ले जाता इसको। लेकिन इसने बी को पुकारा, इसने बी को पुकारा, बी नहीं बचा सकता, क्योंकि दिख रहा है ए बचा सकता था। ए इसको, इसकी नैया को बचा सकता था। क्या ए सही में बचा सकता था ना, ए भी कौन बचा सकता इन तो। ए भी, क्योंकि ए अगर, ए को भी डेल्टा तो जीरो करना ही पड़ता, डेल्टा जीरो करते तो ए बराबर 1 आता, और ए बराबर 1 आता तो डेल्टा वन को जीरो होना ही पड़ता, डेल्टा टू को जीरो होना ही पड़ता,
और डेल्टा 3 को भी 1 होने पर 0 होना ही पड़ता, मतलब इन्हें ए भी कौन बचा सको, इसे तो ए भी नहीं बचा सकता था। डेल्टा 3 में भी ए का मान 1 है ना, ए का मान 1 है, तो 1 - 1 का स्क्वायर। हाँ, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पूछता कि अनंत हल है, इस समस्या के अनंत हल है, तो बताओ बी कितने होंगे, तो बी अनंत होते, तब बी अनंत होते, जिससे आप अनंत हल प्राप्त कर सकते हैं। बी के अनंत मान संभव है जिससे आप समस्या के अनंत हल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हल प्राप्त न कर सके ऐसा कोई भी बी नहीं है जिससे आपकी समस्या के कोई हल ना हो, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। ना बी ऐसा कुछ कर सकता है, ना ए ऐसा कुछ कर सकता है, कोई भी ए का मान ऐसा नहीं है, कोई भी बी का मान ऐसा नहीं है जो आपकी समस्या में कोई हल ना हो वाली स्थिति पैदा कर सके, है ना। तो बेचारे दोनों ए और बी जो है वो बेसहारा है, इसीलिए दोनों का आंसर आ गया इम्पटी सेट। बढ़िया सवाल है ना, बढ़िया। ये फिर आईआईटी वाले लोग हैं, ये आईआईटी वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं भाई, सवाल बनाने में भी मेहनत करते हैं बंदे, यूं नहीं है। सवाल देख के पता लग जाता है, करते हैं ना तो ऐसे फीलिंग आती है कि हाँ यार सवाल मतलब कुछ भी है, बड़ी मेहनत से बनाया होगा, मतलब अच्छी मेहनत इन्होंने इसमें डाली होगी। इसके हैज नो सॉल्यूशन, इसकी स्थिति कौन सी है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, बकवास, फालतू बात कर रहा है। टू सॉल्यूशन कहाँ से होते हैं, एक सॉल्यूशन होता है, जीरो होता है या कोई नहीं होता, टू सॉल्यूशन क्या चीज होती है। सी तो कट ही गया, अब ए बी डी बच गया। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। 4 1 2, 1 - 5 3, 9 - 3 7, 9 - 3 7, खोलने पर इसे 35 और 9, 35 + 9 26, 7 27 माइनस का 20 + 20, -3 45, 45 में से 3 गए 42, 36, जो कि जीरो नहीं है। नो सॉल्यूशन, जब डेल्टा जीरो नहीं होता तब यूनिक सॉल्यूशन होता है, डेल्टा जीरो न हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। यहाँ पर बैटर एक दिन आने दो, पूरो एक दिन केवल आने दो।
एक दिन जो है ना पूरा ईमानदारी से दो, इसकी थ्योरी क्लियर करो, इसकी समझ क्लियर करो, है ना। कोई गुणा भाग में गलती है क्या? चेक कर लो, कोई गुणा भाग में गलती है। जीरो आ रहे हो को नहीं आ रहे हो, ये बता दो। डेल्टा जीरो आ रहे हैं, चलो चेक कर लिया। ये हो गया 35, दोबारा क्रॉस चेक कर लिया। एक सौ चार, 5 सत्ते 35 और ये 9, फिर एक हो गया, ये 7 और ये 9 थी 27, प्लस 20, 2 और ये हो गया -3 और ये हो गया 45, तो 42, 42 दूनी 84। अच्छा ये जीरो आ गया, ठीक है। ये जीरो आ गया तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर आएंगे डेल्टा 1 पे। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, तो वो वाला तो कट गया, जो कह रहा था कि यूनिक सॉल्यूशन है वो तो हटा दो, ये वाला तो कट। अब डेल्टा 1 निकाल लूं, 4 1 1, 4 1 9, डेल्टा 1 के लिए 4 1 9 को तो हटाना होगा, बराबर वाली 5 10 20, और 1 -5 3, 5 10 20, 1 -5 -3, 2 3 7। ये डेल्टा 1 0 80 की, डेल्टा 1 0 आएगा क्या? हाँ या ना बता दो बस। सब जीरो है, आप भी 0 80, ठीक है। डेल्टा 2 0 आएगा, सुधांशु कह रहा है नॉन जीरो आएगा वगैरह, जीरो आएगा। चलो 5 कॉमन निकालो, यार अत्यधिक गुणा ना करो, गुणा करना में बहुत जोर है। 5 7 35 और 9, 35 में से 9 गया, 9 जुड़ गया कि घट गया, 35 और 9, ये 26 हो गया, और ये हो गया 1 14, 14 में से 12 गया 2, ये माइनस का 2, 2 और 6 20, 20 में से 6 गया 14, 14 दूनी 28, वो भी 0 80। डेल्टा 1 जीरो है, डेल्टा 2 भी जीरो है, और डेल्टा 3 भी जीरो है। डेल्टा 3, डेल्टा 3 भी जीरो है, ठीक है। फिर तो सब जीरो आ गए, सब जीरो आ गए, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। सब जीरो हो गए मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में तो सब निकालनी पड़ेगी, फिर डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, क्योंकि सब जीरो होंगी तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हाँ, है ना। जो अनंत सॉल्यूशन वाला होगा उसमें तो सारे चेक करने पड़ेंगे। दोबारा से, हैज नो सॉल्यूशन। ये तो उसका भाई है ना, अभी वाले सवाल का भाई है। पिछली बार इसका नाम ए था, आज इसका नाम लैम्डा है। और क्या ये वही है एग्जैक्टली, समीकरण भी वही है क्या? ना, समीकरण में चेंज है। उससे जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा समीकरण चेंज है। अब इसमें बताना है कि लैम्डा के कितने मान होंगे जिससे इसका नो सॉल्यूशन बन जाए। हाँ, रैंक वाला आसान रहता है, रैंक वाला ज़्यादा ठीक रहता है, रैंक वाले में एक बार में सारा काम हो जाता है। रैंक वाले में एक बार में ही सारा काम हो जाता है। रैंक वाला वैसे सुखद है। रैंक वाले से ज़्यादा ठीक रहता है ना। रैंक वाला तरीका जो है ना वो ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ही मैट्रिक्स में सब कुछ बन जाता है, एक ही मैट्रिक्स में वो साथ में दिखने लग जाता है। तो वो फायदा फिर साथ में मिल जाता है, एक बार में चारों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और वो हर केस में अच्छा काम करता है। कंटेंट्स मोर देन, मोर देन वन। कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए, डेल्टा ज़ीरो। डेल्टा ज़ीरो करो, 2 - 1, 1 - 2 लैम्डा, 1 लैम्डा 1। 2 - 1 2, 1 - 2 लैम्डा, 1 लैम्डा 1 बराबर 0। -2 माइनस लैम्डा स्क्वायर,
माइनस से गुणा करने पर गुणनखंड 2 और 1 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 माइनस हाफ और प्लस 1। अब इनमें से देखते हैं कौन सरवाइव करता है आगे, कौन बचता है। डेल्टा 1 2 माइनस 1 2 लैम्डा 2 माइनस 4 और 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 1 2 माइनस 4 4 माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा 2 लैम्डा 1 2 गुणा माइनस 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा सारो काम करा लियो यार है ना, सगड़ो काम करा लियो। माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा का मान 1 रखने पर 0 नहीं आएगा और लैम्डा का मान देखो पहले तो यह चेक करो मैं सही तो करे होंगे। तो ये साफ दिख रहा है कि ना तो ये लैम्डा 1 पे 0 आएगा और ना ही ये, अगर सही है तो लैम्डा 1 पे भी ये 0 नहीं है ना, ना तो लैम्डा 1 पे 0 आएगा ना लैम्डा माइनस हाफ पे 0 आएगा, दोनों पे ही 0 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ही सही है और दोनों सही है इसका मतलब है एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे। दोनों पे 0 नहीं है इसका मतलब दोनों सही है, दोनों पे आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो 2 आंसर सही आंसर है इसके। गुणा भाग बहुत कराओ यार, इतना सारा गुणा भाग हुआ को नहीं, मेरे से तो थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन करना में जोर आवे। फिर लीनियर इक्वेशन क्या है इसका, 0 सॉल्यूशन है मतलब कोई 0 सॉल्यूशन है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। अच्छा इनको थोड़ा सावधानी से, क्योंकि इनके बराबर में 0 है, इनके बराबर में 0 है। हाँ, इन वाले केस में क्या होता है, इनमें डेल्टा 1 0 होता है, कन्फर्म डेल्टा 1 निकाल सकते हो। जिन सवालों में ax बराबर 0 होता है, जिनके बराबर में 0 होता है, इनका डेल्टा तो पता ना पता, लेकिन डेल्टा 1 पता है 0 होगा, डेल्टा 2 पता है 0 होगा, डेल्टा 3 पता है 0 होगा। तो सारा दारमदार केवल डेल्टा पे टिका हुआ है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो 0 होना ही है। क्यों? क्योंकि आप इसको x की जगह लगाओगे, इसको y की जगह लगाओगे, इसको 0 z की जगह, और एक कॉलम 0 है, एक कॉलम 0 है मतलब सारणी का मान 0 है। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो 0 आना ही आना है। अब बात आ जाती है सिर्फ डेल्टा पे।
सिर्फ डेल्टा पे कहानी टिक रही है। इसका मतलब है अब इसका कोई हल ना हो ऐसा नहीं होगा, कोई हल ना हो ऐसा नहीं होगा। इस समस्या का या तो अद्वितीय हल होगा, मतलब इकलौते हल होंगे, या अनंत हल होंगे। कोई हल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इन समस्याओं में कोई हल न हो ऐसा नहीं हो सकता। इन समस्याओं में कोई हल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। या तो अद्वितीय हल होंगे, भाई डेल्टा जीरो नहीं आया तो अद्वितीय हो जाएंगे, और डेल्टा जीरो आ गया, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तो पहले से ही जीरो है, तो अनंत हल हो गया, है ना। तो कोई हल ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये तो हट गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। शायद ये बेचारा ये कहना नहीं चाहता, ये कुछ और कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि सिर्फ इसका जीरो सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब शायद ये कहना चाहता है इसका एक ही उत्तर आएगा, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो और z बराबर जीरो। इसकी भावना ये है, इसका भावार्थ ये है कि शायद ये कहना, ये नहीं कहना जीरो सॉल्यूशन, काउंटिंग के हिसाब से जीरो नहीं बता रहा, ये बताना चाहता है कि सिर्फ जीरो सॉल्यूशन आएगा, जीरो सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, z बराबर जीरो, ये एकमात्र सॉल्यूशन इसमें आएगा। ये इसकी भावना शायद ये है। और बी कह रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे, मतलब x और y z के मान जीरो ना हो ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, परिमित नंबर पे आएंगे। परिमित नंबर आ नहीं सकते, है ना, आएंगे तो इकलौता आएगा। नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। पहले इसकी कहानी करते हैं, देखते हैं। डेल्टा का मान तो निकालो, फिर पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता। डेल्टा का मान निकालूं तो 8, 5, 3, -3, -8, 5, -5, 3, -8। चौसठ में से 15 गए, 49 गुणा 9, 49 गुणा 8, 400, 400, 392। और ये 49 गुणा 3, और ये -5, जीरो तो नहीं आएगा। इसका मतलब इकलौता हल है। चॉइस किसका, प्लस का होगा। अच्छा, चॉइस प्लस का होगा, तो ये 5 गुणा 49 हो गया। अब तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। जीरो हो गया, इसका मतलब अनंत हल हो गए, है ना। इस समस्या के अनंत हल हो गए। इस समस्या के हलों की संख्या अनंत है, और अब इसके अनंत उत्तर होंगे, तो अनंत उत्तरों में से इस समस्या का एक उत्तर तो हमेशा पक्का है, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, z बराबर जीरो। अब इनमें ये दिक्कत रहती है, ये जानना होता है कि भाई क्या जीरो जीरो के अलावा भी कोई उत्तर है या नहीं है, ये मात्र यही उत्तर है। इनका उत्तर, इन जब ये सवाल स्टार्ट होते हैं तभी फिक्स होता है कि एक आंसर तो इनका पक्का है। जब ये सवाल स्टार्ट होते हैं तभी फिक्स होता है कि एक आंसर तो पक्का है कि x बराबर जीरो, y बराबर जीरो और z बराबर जीरो, ये उत्तर तो इनका पक्का है। बस ये देखना है कि क्या यही एकमात्र उत्तर है या और भी उत्तर है, ठीक है ना। इस कहानी को थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से कि ax बराबर जीरो का अगर जब सवाल होता है तो इसका एक उत्तर तो पक्का है, ये आंसर तो पहले से ही डन है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो है।
इसका मतलब सॉल्यूशन तो है। अब बात ये है कि क्या यही सॉल्यूशन है या और भी है। तो फिर यहां से कहानी बनती है कि क्या ये इकलौता सॉल्यूशन है, यही एकमात्र सॉल्यूशन है, या और भी निकल के आएंगे। अगर डेल्टा का मान 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब यही एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन अगर डेल्टा का मान 0 आता है कि तो नहीं, इसके अलावा भी हल है, इसके अलावा भी और आंसर विद्यमान है। और इसके अलावा होंगे मतलब नॉन जीरो होंगे, क्योंकि जीरो वाला तो ये है ही, जीरो जीरो तो ये खुद है ही। इसका मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होंगे। नॉन जीरो मतलब x बराबर 2 हो गया, y कुछ और हो गए, कोई भी एक, कम से कम एक है वो जीरो ना हो, इस टाइप के सॉल्यूशन भी, क्योंकि अनंत हल है तो सारे ही आएंगे। फिर तो सारे आएंगे। तो इस केस में अनंत हल है। इसका मतलब ओनली जीरो सॉल्यूशन नहीं भाई, खाली जीरो सॉल्यूशन नहीं है, और भी है। ओनली फाइनाइट नंबर नहीं, फाइनाइट नंबर नहीं, अनंत आएंगे। नो नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन, बिल्कुल अनंत हल है। बिना जीरो वाले अनंत उत्तर मिलेंगे आपको, बिना जीरो वाले अनंत उत्तर मिलेंगे। तो इसे थोड़ा सा इसको धीमा करके इसे समझ लो कि कहना क्या चाहता है। बहुत सुंदर हो जाता है सवाल जब बराबर में आपका जीरो आ जाता है। बराबर में जीरो आते ही उत्तर तो है, हल तो है, क्योंकि बराबर में जीरो आने का मतलब है डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, क्योंकि वो जो बराबर वाली है उसी को तो आप एक्स की जगह ला के रखोगे, उसी को वाई की जगह ला के रखोगे, उसी को जेड की जगह ला के रखोगे। तो इस वजह से आपका डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तो जीरो आने ही आने। तो वो तीनों जीरो आने हैं, तो इसका मतलब है कि कोई हल ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर तो या तो अद्वितीय हल होंगे या अनंत हल होंगे। अब अद्वितीय हल हुआ तो डेल्टा जीरो नहीं होगा, और डेल्टा जीरो हुआ तो अनंत हल होगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो चीज है, ये पार्ट क्लियर हो जाता है इससे कि भाई कौन सा है। तो अब कि एक आंसर तो इनका पक्का होता है जब ये शुरू होते हैं सवाल जिनमें ए एक्स बराबर जीरो हो, इनका एक उत्तर तो पक्का है, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो। अब जानना यह होता है कि क्या यही एकमात्र सॉल्यूशन है, सिर्फ ये शून्य सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, या और भी सॉल्यूशन है, शून्य के अलावा भी हल है क्या, मतलब अशून्य हल भी है क्या, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी है क्या, मतलब अनंत हल है क्या। तो अनंत हल बोलो, नॉन जीरो सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब आप जीरो जीरो के अलावा भी सॉल्यूशन मांग रहे हो, और जीरो जीरो के अलावा सॉल्यूशन मांग रहे हो, और एक भी सॉल्यूशन एक्स्ट्रा मांग रहे हो, मतलब अनंत सॉल्यूशन है फिर, क्योंकि दो सॉल्यूशन तो हो नहीं सकते, दो हो नहीं सकते, फिर तो अनंत ही होंगे। या तो एक ही सॉल्यूशन होगा या अनंत सॉल्यूशन होंगे। तो थोड़ा सा एक एक चीज को परत दर परत समझो बात को, कि अगर आप कहते हो कि इस समस्या के ax बराबर जीरो के अशून्य हल है, अशून्य हल है, जीरो तो होगा ही होगा, जीरो तो पहले से ही है, वो तो परमानेंट सॉल्यूशन है इसका, वो तो है ही। और आप कह रहे हो एक अशून्य सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब जीरो नहीं टाइप के सॉल्यूशन भी है। दो सॉल्यूशन हो गए, दो हो नहीं सकते, दो हो नहीं सकते, फिर तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, इसका मतलब अनंत सॉल्यूशन है, अनंत हो गया, है ना। तो ये हो गया। ये कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इनकी भाषा जो होती है ना उससे खेलने की कोशिश करते हैं। हाँ, जीरो सॉल्यूशन तो पक्का है इनका। अब ये देखो बराबर में जीरो आ गया, इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो इनका पक्का है, एटलीस्ट एक तो पक्का है। अब हो सकता है वही एकमात्र हो, वही एकमात्र पक्का हो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, एक तो पक्का है, जीरो तो नहीं हो सकता, कट। टू भी नहीं हो सकता, कट। दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते, कोई सॉल्यूशन ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, कोई सॉल्यूशन ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, दो सॉल्यूशन हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इस टाइप की प्रॉब्लम का या तो एक सॉल्यूशन होता है या अनंत सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन होता है, एक तो पक्का है, या एक से ज्यादा भी। अब एग्जैक्टली देखना कि सही एक ही है, एग्जैक्टली एक ही है या अनंत है। डेल्टा निकाल लो, एक तीन एक,
जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब एकमात्र सॉल्यूशन है। -9 + 1 आ लो, जीरो नहीं आता तो जीरो आ गयो। देखो मतलब अनंत हल है। अद्वितीय हल से अनंत हल आ गया। डेल्टा जीरो आ गया। गणित में कोई क्षमा प्रार्थना जैसी कोई चीज नहीं है। एक छोटी सी गलती भी बस कहानी कहां से कही। तो इतनी सी गलती भी बख्शी नहीं जाती गणित के अंदर। एक छोटी सी गलती भी है ना, माइनर मिस्टेक भी बख्शी नहीं जाती। अब कहाँ अनंत हल आ रहा था, कहाँ अद्वितीय हल आ रहा था, कहाँ अनंत हल आ गया, सिर्फ इतनी सी एक गलती की वजह से। मतलब आंसर बी आता आता डी आ गया। तो और सब्जेक्ट में किसी में भी ऐसा नहीं होता कि आप एक बारीक सी गलती भी ना कर सको, एक छोटी सी गलती भी आप ना कर सको। लेकिन हमारी गणित इतनी ज्यादा प्रिसाइज है, इतनी ज्यादा ऐसे नाप तोल के रखी हुई है कि हल्का सा भी परिवर्तन जो है वो रात दिन का अंतर पैदा कर देता है ना। इतनी गलती भी माफ नहीं होती, इतना सटीक होना पड़ता है, इतने में माइनस मार्किंग हो जाए। इसलिए गणित की कट ऑफ ऊपर नहीं जाती। कहते कट ऑफ ऊपर जाए कहां से, एक छोटी सी गलती भी जगह छोड़ती नहीं है। छोटी सी गलती की भी जगह नहीं होती, थोड़ी सी गलती कर दो पर्याप्त है। थोड़ी सी भी गलती कर दो काम खराब है, इतनी सी गलती भी यहां बख्शी नहीं जाती। तो सीटें खाली रहेगी तो सीटें बेचारे 40% बनाना भी कितना भारी है। इसमें मैथ्स का 40% भी कितना भारी पड़ता है। ये लास्ट है, एक ये टाइप का कोई और है, एक और है और एक और है, बस ठीक है। लो फटाफट कर दिया मैंने। क्या कह रहे हैं यू, इसके नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, मतलब अनिरर्थक, मतलब सार्थक हल है। नॉन ट्राइवल यानी सार्थक हल है। सार्थक हल का मतलब जीरो जीरो के अलावा भी हल है। सार्थक हल, नॉन ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब होता है निरर्थक, ट्राइवल शब्द का मतलब होता है निरर्थक। और यहाँ पे वर्ड आ गया नॉन ट्राइवल, मतलब जो निरर्थक नहीं है, मतलब सार्थक है। नॉन मतलब नहीं, जो निरर्थक नहीं है, निरर्थक नहीं है इक्वल्स टू सार्थक है। सार्थक है तो जीरो जीरो के अलावा जो उत्तर होते हैं, मतलब जो दूसरे नंबर का उत्तर आता है उन्हें हम सार्थक हल कहते हैं। दूसरे नंबर का मतलब सेकंड वाला उत्तर, दूसरे मतलब जीरो जीरो के अलावा उत्तर आने चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन आने चाहिए। और नॉन जीरो सॉल्यूशन तब आते हैं जब अनंत हल हो। और फिर दो सॉल्यूशन नहीं है, फिर तो आएंगे तो ढेर सारे सॉल्यूशन आएंगे, आएंगे तो ढेर सारे आएंगे।
तो ये कह रहा है निरर्थक नहीं, निरर्थक नहीं होनी चाहिए, मतलब सार्थक होनी चाहिए। निरर्थक तो वो है जो पहले से ही समीकरण को हल करने से पहले उत्तर जो आ रहा था ना कि x बराबर 0 और y बराबर 0 और z बराबर 0, उसको निरर्थक हल कहते हैं। उसको निरर्थक हल कहते हैं, मतलब वो नहीं आना चाहिए, उसके अलावा और आने चाहिए। वो तो आएगा ही आएगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता, वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी आने चाहिए। इसका मतलब अनंत हल आने चाहिए। एक और सॉल्यूशन मांग रहे हो, मतलब दो मांग रहे हो, दो मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो फिर अनंत ही मिलेंगे, तो अनंत सॉल्यूशन मांग रहे हो। और इसके लिए डेल्टा 0 करो, फिर अनंत चाहिए तो डेल्टा 0 करो। डेल्टा 0 1 1 1 4a 3b 2c 4a 3b 2c a b c बराबर 0। R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 कॉमन तो कुछ नहीं, खोल दो ब्रैकेट। BC प्लस AB माइनस 2AC बराबर 0। तो B बराबर आ जाएगा B बराबर 2AC बटा A प्लस C, यानी ये HP है। इस समस्या के नॉन जीरो सॉल्यूशन है, मतलब अशून्य हल इसके पास है। तो लैम्डा कितने, अशून्य हल है, इसका मतलब अनंत हल है। अशून्य हल है मतलब अनंत हल है। इसका मतलब 0 0 के अलावा भी सॉल्यूशन है, और 0 के अलावा सॉल्यूशन है मतलब और भी सॉल्यूशन है, और भी सॉल्यूशन है मतलब अनंत सॉल्यूशन है। अनंत सॉल्यूशन यानी लैम्डा 0 है, डेल्टा 0 है। और इससे लैम्डा काल्पनिक आ जाएगा, तो लैम्डा 0 हो गया।
लैम्डा 0 हो गया। अब बस एक लास्ट और कर दो, इसके नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल यानी सार्थक। तो 2 बार नहीं भी सार्थक हो जाता है ना। नॉन ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब होता है निरर्थक, नॉन ट्राइवल मतलब निरर्थक जो नहीं है, निरर्थक नहीं है मतलब, निरर्थक मतलब जो सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं का नहीं इक्वल्स टू सार्थक। निरर्थक यही होता होगा ना, निरर्थक किसे कहते होंगे? निरर्थक मतलब जो सार्थक नहीं है, और नॉन ट्राइवल यानी निरर्थक नहीं, निरर्थक नहीं, और निरर्थक की जगह ये मान रखने पर सार्थक नहीं, सार्थक नहीं का नहीं इक्वल्स टू सार्थक। निरर्थक नहीं मतलब सार्थक। है ना, जानबूझ के ऐसे शब्दों के साथ खेलता है, क्या करे, सवाल बनाने वाले की मजबूरी है। वो सवाल तो इजी है, उसे भी पता है इजी है, कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन वो शब्दों का जाल बनाता है कि ऐसे हो कि थोड़ा सा पढ़ने में, समझने में गलतियां हो जाए, कुछ जानने पहचानने में गलती हो जाए, फायदा मिल जाए। ये तो सबको पता है भाई, डेल्टा है, डेल्टा 1 निकलेगा, इनका मान 0, ये तो निकलेगा, और क्या हो सकता है। तो वो थोड़ा सा शब्दों के साथ खेलना चाहता है कि थोड़ा शब्दों के साथ खेल लो, ताकि बच्चा क्या पता इसमें फंस जाए, अपना काम हो जाए। कितना है लैम्डा? 29 आएगा क्या? देख लो भैया, चेक कर लो। हाँ अच्छा, योगेश भी कह रहा है 29 है, ये आंसर हो गया। अब हमें बस एक क्लास और चाहिए, 87 पे आ गए हैं, एक क्लास और चाहिए, इतने में हो गया, यहाँ तक कंप्लीट डन। और अब हमारे सवाल आएंगे मैट्रिक्स वाले, उनको एक लेक्चर और देना है हमें, इतने में हम शतक मार देंगे, और उसी के साथ मैट्रिक्स और सारणी को विराम दे देंगे। ठीक है, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, फिर मिलते हैं। दोबारा से एक लेक्चर है आपका सीक्वेंस इन सीरीज का, उसमें फिर मिलते हैं, और आज चर्चा करेंगे सीरीज के ऊपर। उसमें क्या हुआ 69 वाले पे? 69 अभी यहाँ पे होगा नहीं मेरे पास, 69 मेरे पास होगा नहीं। ठीक है, चलो अगली क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों से। कितना यार, 10 तो 49 तो हो ही गया यार, और भी क्लास को टाइमिंग के है, टाइम को तो ढाई कौन पड़ रहा। अगली क्लास का टाइम मैंने सेट किया हुआ है 11:15 थारी, तो 10-15 मिनट ही को नहीं बीच में। ठीक है।